guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about pathologic calcification और इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इस पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है. सबसे पहले हम इस पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन का मतलब समझेंगे. सो बेसिकली इनसॉल्यूबल इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट नॉर्मली हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है. तो ये नॉर्मली बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है. अब इस बोन्स और टीथ के अलावा अगर ये इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट कहीं और प्रेजेंट है तो क्या है, वो एबनॉर्मल है. एबनॉर्मल मतलब पैथोलॉजिक. सो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन का मतलब यही होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन टिश्यू अदर देन ऑस्टॉइड और इनेमल इज कॉल्ड पैथोलॉजिक और हेट्रोट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन. In pathologic calcification, there is abnormal deposition of calcium salts together with smaller amount of iron, magnesium, mineral salt in cells and tissue other than osteoid or enamel. ठीक है. अब अगर मैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन के टाइप्स की बात करूं तो ये दो टाइप का होता है. एक होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, दूसरा होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन. सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने से पहले हम एक डायग्राम देखेंगे, उससे समझेंगे कि आखिर डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होता क्या है. सो इस डायग्राम से सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है. सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में पहली बात जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल रहता है. अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगा तो ब्लड में भी जो कैल्शियम का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा. तो यहाँ पर अगर बॉडी में कहीं पे भी डेड और डीजनरेटिव टिश्यू होगा तो वहाँ पर जो ब्लड से कैल्शियम है वो लीव करेगा और जाकर उस डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में जाकर वो डिपॉजिट हो जाएगा. तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है डेड एंड डीजनरेटिव टिश्यू में. यहाँ पर ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रहता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म क्योंकि नॉर्मल रहता है. वहीं अगर मैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की बात करूँगा, यहाँ पर जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो एबनॉर्मल रहता है. एबनॉर्मल रहता है तो यहाँ पर कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो हाई देखने को मिलता है, यानी हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है. तो यहाँ पर ब्लड से कैल्शियम लीव करता है और जाकर नॉर्मल टिश्यू में जाकर डिपॉजिट होता है. तो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है नॉर्मल टिश्यू में. वहीं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है और कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो नॉर्मल है. वहीं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड में हाई है क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो एबनॉर्मल है, यानी मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में. अब एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊँगा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद ग्रॉस माइक्रोस्कोपी भी देखेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखेंगे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में मैंने अभी आपको ही बताया कि कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड एंड डीजनरेटिव टिश्यू. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज यूजुअली नॉर्मल. जो लेवल है कैल्शियम का ब्लड के अंदर वो नॉर्मल रहता है. देयर इज नो हाइपर कैल्सीमिया. ठीक है. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के केस में हाइपर कैल्सीमिया नहीं देखने को मिलता क्योंकि यहाँ पर तो कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो नॉर्मल रहता है. ठीक है. सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में आपको दो बातें तो याद रखनी है. पहली, कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड एंड डीजनरेटिव टिश्यू. दूसरी, द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज यूजुअली नॉर्मल, देयर इज नो हाइपर कैल्सीमिया. अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की में एक सवाल तो उठता है ना कि आखिर कैल्शियम ब्लड से लीव ही क्यों कर रहा है, आखिर क्यों डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में कैल्शियम जाकर डिपॉजिट हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है. सो इसके पैथोजेनेसिस को समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे. अब इस फ्लो चार्ट को समझाने के लिए मैं वापस से आपको उसी वाले डायग्राम पे ले चलता हूँ. तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन
के पैथोजेनेसिस को समझते हैं। समझो, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर होता क्या है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है डेड और डिजेनरेटिव टिश्यू में जाकर। अब आखिर कैल्शियम क्यों डिपॉजिट हो रहा है डेड और डिजेनरेटिव टिश्यू में? तो यहाँ पर होता क्या है कि डेड और डिजेनरेटिव टिश्यू मतलब जो नेक्रोटिक सेल है, नेक्रोटिक सेल में क्या होता है, नेक्रोटिक सेल बस्ट करता है, और जब नेक्रोटिक सेल बस्ट करेगा तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो डैमेज होगी, और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, और जब ये फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा और इस फॉस्फोलिपिड पे फॉस्फोलाइपेज एक्ट करेगा तो फॉस्फेट आयन रिलीज होगा। और ये जो फॉस्फेट आयन होता है ना, ये फॉस्फेट आयन को क्या पसंद है, कैल्शियम, और कैल्शियम को क्या पसंद है, ये फॉस्फेट आयन। तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयन दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो जहां पर ये फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होगा कैल्शियम वहां पर आएगा ही आएगा। तो इस डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में फॉस्फेट का अमाउंट ज़्यादा होता है, इस वजह से कैल्शियम लीव करता है ब्लड को और जाकर इस डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और फॉस्फेट के साथ फॉर्म कर लेता है कैल्शियम फॉस्फेट। सो बेसिकली डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में हुआ क्या, मैंने क्या बताया, डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में होता क्या है कि जो नेक्रोटिक सेल है वो क्या करता है, बस्ट करता है। सेल बस्ट करेगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होगी। सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा, और फॉस्फोलिपिड जब रिलीज होगा तो जब इस फॉस्फोलिपिड पे फॉस्फोलाइपेज एक्ट करेगा तो उस वजह से फॉस्फेट आयन रिलीज होगा, और ये फॉस्फेट आयन को क्या पसंद है, कैल्शियम, और कैल्शियम को क्या पसंद है, फॉस्फेट आयन। तो जहां पर ये फॉस्फेट आयन होगा वहां पर कैल्शियम आएगा। तो डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में फॉस्फेट आयन होने के कारण कैल्शियम लीव करेगा ब्लड को, और डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में फॉस्फेट का अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पर फॉस्फेट के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम फॉस्फेट, और ये कैल्शियम फॉस्फेट वहाँ पर डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये पैथोजेनेसिस होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का। सो इसको अगर मैं फ्लो चार्ट से अगर आपको एक और बार बताऊं तो यहाँ पर क्या हुआ, मेम्ब्रेन ऑफ डेड एंड डीजनरेटिव सेल डैमेज्ड, तो क्या होगा, फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा। फॉस्फोलिपिड रिलीज हुआ है तो फॉस्फोलाइपेज जब इस पे एक्ट करेगा तो क्या रिलीज होगा, फॉस्फेट आयन, और ये जो फॉस्फेट आयन है इसको क्या पसंद है, कैल्शियम, कैल्शियम को क्या पसंद है, फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन ज़्यादा होने के कारण डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में कैल्शियम लीव करेगा ब्लड को और बाइंड करेगा किसके साथ, फॉस्फेट आयन के साथ, और फॉर्म करेगा कैल्शियम फॉस्फेट और डिपॉजिट हो जाएगा डेड और डीजनरेटेड टिश्यू में और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो ये पूरी पैथोजेनेसिस है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की। अगर मैं इसकी साइट की बात करूँ तो कौन कौन से डेड टिश्यू में देखने को मिलेगा, डीजनरेटेड टिश्यू में देखने को मिलेगा, ये देखते हैं। तो डेड टिश्यू में जैसे केशियस नेक्रोसिस और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डेड पैरासाइट्स हो गए, फैट नेक्रोसिस हो गया, इन्फार्क्ट्स हो गए, थ्रोम्बाई हो गया, हेमाटोमा हो गया। वहीं डीजनरेटिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, मॉन्गबर्ग स्क्लेरोसिस हो गया, डैमेज हार्ट वॉल्स हो गई, इन्फेक्टेड लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है, डीजनरेटिव ट्यूमर्स हो गए, ठीक है, डीजनरेटिंग ट्यूमर्स हो गए। तो इन सारे साइट पे ये कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो पहला पॉइंट क्या है, इट इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन मैनी टिश्यू विच मे बी नॉर्मल। इन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर्स ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड देयर इज हाइपरकैल्सीमिया। ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई देखने को मिलता है। अब अगर मैं इसके पैथोजेनेसिस की बात करूं तो इसको भी हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे, बट इस फ्लो चार्ट को समझाने के लिए मैं वापस से उसी वाले डायग्राम पे आपको ले चलता हूं। तो ये वाला डायग्राम देखो वापस से, ठीक है, ये वाला डायग्राम देखो। अब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी जो टिश्यू है या कोई भी जो ऑर्गन है जब वो एसिड लूज करता है, अब मान लो कोई सेल है, जब वो एसिड को लूज करेगा तो जो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर का इन्वायरमेंट है, यानी उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, वो
एल्कलाइन नेचर का होगा, उसका मीडियम कैसा होगा, उसके साइटोप्लाज्म का एल्कलाइन मीडियम होगा। और इस एल्कलाइन मीडियम में कैल्शियम प्रेसिपिटेट होता है और कैल्शियम लव्स दिस एल्कलाइन मीडियम। सो इस वजह से किसी भी नॉर्मल टिश्यू में जहाँ पर कैल्शियम को एल्कलाइन मीडियम मिलता है वहाँ पर अगर ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो हाई है, हाइपर कैल्सीमिया है, तो उस कंडीशन में कैल्शियम लीव करता है ब्लड को और जाकर उस नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो बेसिकली मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का पैथोजेनेसिस क्या है कि जब भी कोई टिश्यू, सेल, ऑर्गन जब भी एसिड लूज करेगा तो उसके खुद का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होगा, एल्कलाइन। और एल्कलाइन इन्वायरमेंट किसे पसंद है, कैल्शियम को पसंद है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई है, ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जहाँ पर भी एल्कलाइन मीडियम, जिस भी टिश्यू में, जिस भी नॉर्मल टिश्यू में एल्कलाइन मीडियम होगा वहाँ पर क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में कैल्शियम लीव करेगा ब्लड को और जाकर उस नॉर्मल टिश्यू में जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये पैथोजेनेसिस होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का। डिफरेंस समझो, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट क्यों हो रहा है, क्योंकि डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में फॉस्फेट आयन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इस वजह से कैल्शियम लीव करता है ब्लड को और डेड और डिजनरेटिव टिश्यू में जाकर डिपॉजिट होता है। वहीं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम क्यों डिपॉजिट हो रहा है नॉर्मल टिश्यू में, क्योंकि यहाँ पर एल्कलाइन, उस टिश्यू में उसे कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, एल्कलाइन मीडियम मिल रहा है, उस वजह से जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये पैथोजेनेसिस है, ये कॉज है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्लो चार्ट वापस से देखो, ये फ्लो चार्ट मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का मैंने डायग्राम से समझा दिया। अब मैं आपको ये फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। द ऑर्गन दैट लूज एसिड हैव एन अंडरलाइंग अल्कलाइन कंपार्टमेंट, an alkaline internal component is susceptible to calcification. So basically the organ that lose acid have underlying alkaline compartment and an alkaline internal component is susceptible to calcification. तो ये बेसिक पैथोजेनेसिस है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का, जो मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखने को कहाँ मिलेगा, कौन कौन से बॉडी में साइट्स हैं जहाँ पर एल्कलाइन मीडियम देखने को मिलता है। तो पहला है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ट्यूबुलर लेमिना ऑफ किडनी, पल्मोनरी वेन्स ऑफ लंग्स, एल्वोलायर वॉल ऑफ लंग्स मोस्ट कॉमन साइट, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, इंटेस्टाइनल टिश्यू ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, साइनोवियम ऑफ जॉइंट, सिस्टमिक आर्टरीज, टेंडन्स। सो यहाँ पर ये कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो हाइपर कैल्सीमिया हुआ है इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो बेसिकली कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा है, इसके बेसिकली दो मेन कारण हैं। पहला है इसको, क्योंकि दो चीज़ें रेगुलेट करती है। पहला है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा आएगा, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यानी हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी। तो पहला तो ये हो गया, यानी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। दूसरा क्या है, हाइपर विटामिनोसिस डी। तो बेसिकली विटामिन डी भी अगर ज़्यादा है, तो विटामिन डी भी अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि विटामिन डी भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो अगर विटामिन डी भी ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड में भी कैल्शियम ज़्यादा आएगा, यानी हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये दो मेन कारण हैं हाइपर कैल्सीमिया के ब्लड में। पहला हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, दूसरा हाइपर विटामिनोसिस डी। ठीक है। तीसरा क्या है, कुछ नियोप्लाज्म भी हैं जो
हाइपरकैल्सीमिया कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करूं, डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की, वो सिमिलर होती है। तो इसीलिए इन दोनों को हम कंबाइन तौर पे देख लेंगे कि डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की जो ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है वो एक तरीके से सिमिलर होती है। तो आप वो देख लेते हैं, मैं आपको इसके लिए डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो पहले हम देखते हैं ग्रॉस। तो ग्रॉसली जो कैल्सिफिकेशन है वो पेल और चॉकी वाइट देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? पेल और चॉकी वाइट देखने को मिलता है। और अगर हम इसे फील करें तो ग्रीटी फील आएगी। ग्रीटी फील कैसी होती है? कभी सैंड को हाथ में लिया तो उस तरीके की फील को हम क्या बोलते हैं? ग्रीटी फील। सो कैल्सिफिकेशन ग्रॉसली अगर हम बात करें तो कैल्सिफिकेशन अपीयर्स एज पेल चॉकी वाइट एरियाज इन द टिश्यू even if not visible. Calcification can sometimes be detected by the coarse gritty feel of the tissue when scraped or incised with a knife or scalpel blade। ठीक है, ये तो हो गया ग्रॉसली। अगर हम माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस मतलब हम कट करके स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो उस केस में कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा वो कैसे अपीयर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिकली। ब्लू ग्रैन्यूल्स, डीप ब्लू आपको देखने को मिलेगा ऑन H&E। ठीक है, कैल्शियम एक तरीके से डिपॉजिट हो रहा है किस फॉर्म में? एक तरीके से डिपॉजिट हो रहा है कोसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सामुमा बॉडी। इसको मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा। सो सिंगल नेक्रोटिक सेल्स एक्ट लाइक लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड अराउंड विच अ पेयर ऑफ कैल्शियम इज डिपोजिट। दिस इज कॉल्ड सामुमा बॉडी। स्पेशल स्टेन वानकोसा गिव्स ब्लैक। अब कुछ स्पेशल स्टेन भी होते हैं। वानकोसा में जो कैल्शियम है वो ब्लैक कलर का दिखता है, वहीं एलिजरीन रेड में कैसा देखने को मिलता है? रेड स्टेन प्रोड्यूस करता है। तो मैं ये डायग्राम में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बार हम डायग्राम भी देख लेते हैं। तो देखो ग्रॉसली ये कैल्सिफिकेशन देखने को कैसा मिलता है। तो ये वॉल्स हैं हार्ट के। तो देखो ये है ट्राइकस्पिड वॉल और ये है बाइकस्पिड वॉल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसा चौकी, यहाँ पर कैसा अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है? चौकी, पेल चौकी वाइट अपीयरेंस। देखो ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल। तो यहाँ पर ये जो देखने को मिल रहा है ये क्या है? पेल चौकी वाइट अपीयरेंस। ये देखो बाइकस्पिड वॉल, यहाँ पर भी ये देखो कैसा है? चौकी वाइट अपीयरेंस। तो ग्रॉसली कुछ ऐसा देखने को मिलता है कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये देखो ये ओवरी में देखने को मिल रहा होगा। ये देखो ये भी कैसा? चौकी वाइट अपीयरेंस। तो ग्रॉसली कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है कैल्सिफिकेशन। वहीं अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो मैंने क्या बताया था? माइक्रोस्कोपिकली कैल्शियम सॉल्ट कैसे देखने को मिलते हैं? ब्लू ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये देखने को मिल रहा है ना, ये ब्लू। ये देखो डीप ब्लू, ये देखो डीप ब्लू। ये कैसे? डीप ब्लू। ये क्या है? कैल्शियम। ये क्या है? कैल्शियम। यहाँ देखो, ये देखो डीप ब्लू। तो माइक्रोस्कोपिकली कैसा देखने को मिलता है ये कैल्शियम कैल्सिफिकेशन? डीप ब्लू देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ डीप ब्लू देखने को मिल रहा है। ये देखो डीप ब्लू, ये देखो ये पूरा डीप ब्लू देखने को मिल रहा है। तो माइक्रोस्कोपिकली कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये दिखाने से पहले ये देखो, यहाँ पर भी देखो कैसे देखने को मिल रहा है? डीप ब्लू देखने को मिल रहा है। सामुमा बॉडी यहाँ देखो, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये भी पूरा कैसा? डीप ब्लू। और यहाँ पर देखो कैल्शियम कैसे डिपोजिट है? एक तरीके से कोसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में डिपोजिटेड है। इसको हम क्या बोलते हैं? सामुमा बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? सामुमा बॉडी। इसी को हम क्या बोलेंगे? सामुमा बॉडी, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कैसे डिपोजिट है? कोसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सामुमा बॉडी। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये भी आ गया, ये भी हमने डायग्राम देख लिया। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम देखो। वानकोसा एक स्पेशल स्टेन है। तो यहाँ पर देखो ये जो कैल्शियम है कैसा देखने को मिलेगा? ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। तो वानकोसा में जो डीप ब्लू था वो चेंज हो जाता है किसमें? ब्लैक कलर में। यहाँ पर ये जो ब्लैक देखने को मिल रहा है ना, तो ये वानकोसा एक स्पेशल स्टेन है जिसमें ये जो कैल्शियम है वो कैसा देखने को मिलता है? कैल्सिफिकेशन
ये ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो। तो मैंने आपको माइक्रोस्कोपिकली भी दिखा दिया, ग्रॉसली भी दिखा दिया। अब अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, सिग्निफिकेंस एंड रिजल्ट्स की बात करूं इस कैल्सिफिकेशन की, तो कैल्सिफिकेशन इज़ यूजुअली हार्मलेस। ये जो कैल्सिफिकेशन होता है ये यूजुअली हार्मलेस होता है, बट जहाँ पर भी ये कैल्सिफिकेशन होगा वो जो टिश्यू है वो क्या कर देगा, वो लूज कर देगा इलास्टिसिटी, वो इनइलास्टिक हो जाएगा। सो बेसिकली सिग्निफिकेंस एंड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कैल्सिफिकेशन इज यूजुअली हार्मलेस, इट मे cause hindrance to organ motility and inelasticity। सो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि कैल्शियम डिपॉजिट इन डेड एंड डीजेनरेटिव टिश्यू इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। वहीं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट इन नॉर्मल टिश्यू। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है नॉर्मल टिश्यू में, वहीं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है डेड और डीजेनरेटिव टिश्यू में। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है, वहीं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो ड्रेनेज्ड होता है, एबनॉर्मल होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में अब देखो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है तो जो सीरम में जो कैल्शियम का लेवल है वो भी नॉर्मल रहता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में, वहीं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है कैल्शियम का, तो यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस क्या है कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज जनरली इरिवर्सिबल, वहीं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन रिवर्सिबल अप टू करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब जैसे ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा वापस से, जैसे ही कैल्शियम का लेवल ब्लड में नॉर्मल हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन ठीक हो जाएगा। तो यानी मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन रिवर्सिबल होता है, वहीं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज जनरली इरिवर्सिबल। तो चौथा डिफरेंस ये हो गया। पांचवा डिफरेंस क्या है, ऑकर्स डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन occurs due to increased binding of phosphate with necrotic and degenerative tissue binds to calcium forming calcium phosphates। वहीं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, increased precipitates of calcium phosphate due to hypercalcemia at certain sites, जैसे लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, कॉर्निया हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये बेसिक 5 डिफरेंस हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। सो इसी के साथ ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।